नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। वन शॉट में हम इन दोनों टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो है सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेल डिवीजन होता क्या है। तो डेफिनीशन पढ़ने से पहले या फिर इसको बताने से पहले इतना जान लो कि लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है और ये प्रोसेस आगे चलता रहता है ताकि लाइफ फॉर्म को आगे चलाया जा सके। उसी प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। तो क्या लिखा हुआ है, अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो बेसिक का कहने का मतलब क्या है कि इससे छोटी भी कोई यूनिट नहीं हो सकती, सेल से छोटी कोई भी यूनिट पॉसिबल नहीं है। देखो सेल से छोटी भी यूनिट पॉसिबल है बट फंक्शनल यूनिट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेल एक ऐसी यूनिट है जो खुद से, मतलब अगर उसको हम सिंगल सेल को छोड़ देना तो सिंगल सेल अपना सारा काम कर सकती है। मतलब कि वो अपना खाना खा सकती है, वो अपना रेस्पायरेशन कर सकती है, एब्जॉर्प्शन कर सकती है। ठीक है, ये सभी प्रोसेस एक सिंगल सेल कर सकती है। बट अगर सिंगल सेल से कोई चीज़ छोटी है, सिंगल सेल से कोई भी चीज़ छोटी है तो वो यह काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, उससे यह काम करने के लिए किसी के सपोर्ट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कोई भी काम अगर एक सेल इंडिपेंडेंटली कर रहा है तो मतलब कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है और वो फंक्शन कर रहा है तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, फंक्शनल पार्ट ऑफ द बॉडी है। इट रिक्वायर्स एनर्जी टू सर्वाइव। आखिर किसी भी चीज़ को सर्वाइव करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है और ग्रो करने के लिए तो एक सिंगल सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर देयर सर्वाइवल एंड देयर ग्रोथ आफ्टर अ स्टेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, देखो डिवीजन करने के दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आपको ग्रोथ करना है। ठीक है, सबसे पहले आप ग्रोथ करोगे, ग्रोथ करने के बाद आप जाकर के डिवाइड करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप ग्रोथ करोगे, अपने कुछ चीज़ों को आप बढ़ाओगे, जैसे अपना साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, आप उसमें ग्रोथ करवाओगे, साइटोप्लाज्म के अमाउंट को आप डबल करवाओगे, फिर आप उसको डिवाइड करवाओगे। Growth, it divides into two daughter cells to form new cell in order to repair worn out or damaged tissue throughout an organism। ठीक है, सेल डिवीजन का प्रोसेस किस किस चीज के लिए होता है। पहला होता है कि आप नए डॉटर सेल्स अपने मतलब वो करने हैं। ठीक है, आपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो आपके नए डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है, उसके लिए। दूसरा है कि मान लो कि आप चोटी लोग हैं, आपको चोट लग गई है तो जिस जगह जिस सरफेस पे चोट लगी हुई है, सॉरी, हाँ ठीक है, आपको जिस जगह पे चोट लगी हुई है वहाँ के जो सेल्स है, वहाँ के जो टिश्यूज है वो रप्चर होंगी। ठीक है, तो उनको रिफिल करने के लिए, उनको वापस से बनाने के लिए हमें सेल डिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए अब सेल डिवीजन कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली सेल डिवीजन दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। पहला होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। देखो माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक है, अ सिंगल सेल डिवाइड्स इन सच अ वे एज टू प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक है, माइटोसिस क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है कि यह डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाता है। मतलब कि एक डॉटर सेल हुआ, ठीक है, ये डिवाइड करके हमें दो डॉटर सेल्स देगा। ठीक है, ये माइटोसिस का फंडा है। दिस इज द मेथड बाय विच द बॉडी प्रोड्यूसेस न्यू सेल फ्रॉम दिस इज द मेथड बाय विच द बॉडी प्रोड्यूसेस न्यू सेल फॉर बोथ ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ एजिंग और डैमेज टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि यह जो तरीका होता है, यह बॉडी जो नए सेल्स को बनाती है कि किसके लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। ठीक है, अगर आप मतलब कोई व्यक्ति है वो बूढ़ा हो रहा है तो उसके जो सेल्स होंगे वो मर रही होंगी। ठीक है, तो फिर उन सेल्स को वापस से रिपेयर करने के लिए, वापस से बनाने के लिए, जो टिश्यू डैमेज हो चुके हैं उनको वापस से बनाने के लिए हम लोग माइटोसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? माइटोसिस करवाते हैं। अब मियोसिस क्या होता है। देखो मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं और माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो बराबर बराबर बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और इसमें आधे हो जाते हैं नंबर, इसलिए इसको हम लोग, देखो अगर ये 2n स्ट्रक्चर है ना तो ये बनने वाले स्ट्रक्चर भी 2n ही होंगे। ठीक है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि यार बराबर बराबर चीज़ें बट रही हैं। और रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है कि अगर पेरेंट सेल हमारा 2n है तो हमारी डॉटर सेल बनेंगी वो n के 4n बनेंगे। ठीक है। Also refer to reduction division in form of cell division in which a cell divides into 4 daughter cells, लिखा है ना 4 daughter cells each of which has half number of the chromosome। ठीक है, मान लो कि पेरेंट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, पेरेंट्स में मान लो कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो जो डॉटर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगी, मतलब कि 2n का हाफ जाएगा, n जाएगा टू दी ओरिजिनल सेल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अब हम लोग माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस को देखेंगे। ठीक है, देखो माइटोसिस क्या होता है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। मियोसिस क्या होता है, 2 स्टेप प्रोसेस होता है। मियोसिस में आपको 2 चीज़ें पढ़नी होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, आपको मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड पढ़ना होता है, और फिर आपको मियोसिस में भी कई फेजेस पढ़ने होते हैं। ठीक है, माइटोसिस में सिर्फ 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। माइटोसिस क्या होता है कि इसमें एग्जैक्ट कॉपी बनती है पेरेंट सेल की जेनेटिकली, जबकि मियोसिस में क्या होता है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ पेरेंट सेल जेनेटिकली। ठीक है, यह पेरेंट सेल से थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं इसमें। देखो माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। और मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, घट जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। अब देखिए क्या लिखा है, इट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, देखो वेजिटेटिव सेल्स और सोमैटिक सेल्स, ठीक है, वो सेल जो डिवीजन की कैपेबिलिटी रखते हैं, डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं, उनको सोमैटिक या फिर वेजिटेटिव सेल्स कहा जाता है। एंड नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन इट। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। जबकि मियोसिस में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन अ रिप्रोडक्टिव और गोनैडिक सेल्स। ठीक है, जहाँ भी किसी भी सेल में अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा होगा, मतलब कि वह सेल डिवाइड करके नए ऑर्गेनिज्म को बनाने वाली होगी, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने वाली होगी, वहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस होगा और वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, और सक्सेसफुल क्रॉसिंग ओवर कैन टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, एट लीस्ट 1 क्रॉसओवर ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ मियोटिक सेल साइकिल, सेल डिवीजन। ठीक है, एक मियोटिक सेल डिवीजन के दौरान करीब करीब 1 क्रॉसिंग ओवर तो हो ही जाती है। ठीक है, बिना इसके मियोसिस पॉसिबल नहीं होती। क्रॉसिंग ओवर होना मतलब होना है, क्यों? क्योंकि तभी तो आप जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर करते हो। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होती है, वहीं से जा करके हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। अब देखिए माइटोसिस के कुछ फेजेस हैं, जैसे कि पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज। ठीक है, देखो प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस आर द मेजर फेजेस ऑफ द माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, ये कुछ मेजर जो हैं फेज हैं माइटोटिक सेल डिवीजन के, या फिर इसको आप माइटोसिस सेल डिवीजन भी कह सकते हो। बस अब जितने फेजेस यहाँ पे लिखे हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, अभी इन्हीं के आगे 1 और 2 लगा दो, 1 2 लगा दो। देखो जैसे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 एंड आर द मेन स्टेप्स ऑफ मियोसिस। ये हमारा सेल डिवीजन खत्म हुआ, करीब हमने 9 मिनट के आसपास का समय लिया। अब हम देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड which form the basis of life, that is they build the living system and responsible for their growth and maintenance। तो बायोमोलिक्यूल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेसिस ऑफ लाइफ को फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो कि बेसिस ऑफ लाइफ को फॉर्म करते हैं एंड दे बिल्ड अप द लिविंग सिस्टम, वो लिविंग सिस्टम को बनाते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके ग्रोथ के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए। दिस सीक्वेंस दैट रिलेट्स बायोमोलिक्यूल्स टू अ लिविंग सिस्टम। देखो हम कैसे कह सकते हैं यार कि मतलब बायोमोलिक्यूल्स हमारे लिविंग सिस्टम से बिलोंग करता है, तो ये समझो कि सबसे पहले नेचर में बायोमोलिक्यूल्स बनते थे। ठीक है, सबसे पहले कुछ बायोमोलिक्यूल्स बने नेचर में, ये बायोमोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक ऑर्गेनल का फॉर्मेशन किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने एक ऑर्गेनल का निर्माण किया।
अब जब कई सारे ऑर्गेनल्स आपस में मिल जाएंगे तो वो सेल्स बनाएंगे, कई सारे सेल्स मिल करके टिश्यू बनाते हैं, कई सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन्स बनाते हैं, जब कई सारे ऑर्गन बनते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए कुछ बायोमोलिक्यूल्स मिल करके ऑर्गेनल बनाया, वो ऑर्गेनल मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई न्यूक्लियस हो सकता है, ठीक है, सेंट्रोमियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का एक ऑर्गेनल बनाया उन्होंने, हमने सपोज कर लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया उन्होंने ऑर्गेनल्स के फॉर्म में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनल ही होता है। अब कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिल करके एक सेल बना दिया उन्होंने, ठीक है, कई सारे ऑर्गेनल्स मिल करके सेल बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, और भी कई चीज़ें मिल करके उन्होंने एक सेल का निर्माण किया। अब कई सारी सेल्स थी, उन्होंने मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन किया। अब कई सारी टिश्यू उन्होंने ऑर्गन बना दिया, ऑर्गन के जैसे कि हमारा स्टमक बन गया, इंटेस्टाइन बन गया, हार्ट बन गया, ब्रेन बन गया, लंग्स बन गए, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट बन गए, बहुत सारी चीज़ें बन गई। अब जब कई सारे ऑर्गन कंबाइन करते हैं, जैसे कि हमारा देखो माउथ कंबाइन किया, इसोफेगस कंबाइन किया, स्टमक कंबाइन किया, इंटेस्टाइन कंबाइन किया, तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन गया। ठीक है, इसी तरीके से माउथ कंबाइन किया और फिर हमारा ट्रैकिया कंबाइन किया, लंग्स कंबाइन किया और कुछ कंबाइन किया, हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया। और ये जब सिस्टम आपस में कंबाइन करते हैं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। देखो बायोमोलिक्यूल्स कितने टाइप होते हैं, बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा लिपिड, तीसरा अमीनो एसिड। देखो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एनर्जी के सोर्स होते हैं। ठीक है, ये बात का ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आपके जो होते हैं वो एनर्जी के सोर्स होते हैं। लिपिड्स आपका जितना भी तेल हो गया, घी हो गया, ये सब आपके लिपिड्स में आते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, आप चलिए पहला क्लास है हमारा कार्बोहाइड्रेट की क्लास। देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए विच इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द नेचर। आपको ऑप्शन दे देंगे 2-3, ठीक है, 3-4, और उसमें आपको जो सही आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है नेचर में। दे आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से मिलकर के प्राइमरली, देखो और भी चीज़ें हो सकती हैं बट बेसिक मेन इंपॉर्टेंट 3 होते हैं। क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऊपर जाओ यार आप, हाँ ऑक्सीजन। ठीक है, CHO, ऐसे याद रखो यार। ठीक है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिल करके ये बनते हैं। द नेम कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है ना वो होता है कि हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, और द टर्म शुगर इज अप्लाइड टू कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। और जो शुगर, देखो हम कभी कभी कार्बोहाइड्रेट की जगह पे शुगर का भी यूज़ कर लेते हैं टर्म। ठीक है, शुगर का भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो शुगर का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो चीज़ सॉल्युबल इन वाटर हो और स्वीट टू टेस्ट हो। ठीक है, पानी में घुल जाए और उसको अगर हम लोग चखें तो वो हमें मीठा लगे। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। देखिए पहला लिखा हुआ है दे आर द मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स फॉर एनर्जी। देखो डाइटरी सोर्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप खा सकते हो। ठीक है, वो चीज़ एडेबल होती है जिससे आपको एनर्जी मिलती है। फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रीकर्सर फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज फैट, अमीनो एसिड। अब कभी क्या होता है ना कि देखो प्रीकर्सर का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट से ही बाकी चीज़ें एक मतलब डिराइव फॉर्म लेती हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ही ये चीज़ें बनती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से फैट बनते हैं, अमीनो एसिड भी इन्हीं से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल के तौर पर जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलर फंक्शन सच एज सेल ग्रोथ, एडिशंस एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स ये पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रक्चर बनवाने में, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनवाने के लिए। कुछ सेलुलर फंक्शंस हो गए उन्हें करवाने के लिए, जैसे कि ग्रोथ हो गया, एडिशन मतलब कि 2 सेल्स का आपस में चिपकना। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है।
तीसरा पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो सर्व एज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द एनर्जी। जैसे कि देखो ग्लाइकोजन जो होता है ना, वो हमारे बॉडी में फूड को स्टोर करता है, ठीक है, हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करता है टू मीट द इमीडिएट एनर्जी डिमांड्स ऑफ द बॉडी। मान लो कि बाई चांस हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है बट हमने कुछ खाया पिया ना हो, ठीक है, तो हमारे अंदर जो ग्लाइकोजन्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, ग्लाइकोजन्स के जो पार्टिकल हमारे अंदर होंगे जिन्होंने एनर्जी को स्टोर कर रखा है, वो टूट करके हमें एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा ऑलिगोसेक्राइड, तीसरा पॉलीसेक्राइड। दिस कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर यूनिट, ठीक है। मान लो सिंगल नंबर ऑफ शुगर यूनिट है तो मोनोसेक्राइड बनाएगा, 2 से 10 नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स हैं तो ऑलिगोसेक्राइड्स बनाएंगे, और मान लो 10 से ज़्यादा तो पॉलीसेक्राइड्स बनाएंगे। देखो मोनोसेक्राइड्स के बारे में बात करते हैं। क्या है मोनोसेक्राइड्स? मोनोसेक्राइड्स तो देखो ग्रीक में मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर वन। आर द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इनसे ज़्यादा सिंपलेस्ट कोई नहीं होता। आर ऑफन रेफर टू एज सिंपल शुगर, जिनको कभी कभी हम लोग सिंपल शुगर भी कह देते हैं। दे हैव द जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n का होल ट्वाइस। इनका जनरल फार्मूला क्या है? Cn ब्रैकेट में H2ON का होल ट्वाइस, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फार्मूला है। जैसे कि अगर आपको ग्लूकोज का फार्मूला बनाना है तो कार्बन की जगह आप 6 रखो, C6H12O6 आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया। ये भी ये मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, इनको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, इनको फर्दर हम लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अब ये सबसे छोटे यूनिट हैं, इनसे छोटा कोई नहीं हो सकता भैया। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स द मोनोसेक्राइड्स आर रिगार्डेड एज ट्रायोस। देखो सबसे छोटा जो होगा वो ट्रायोस 3 कार्बन का होगा, टेट्रोस 4 कार्बन का शुगर होगा, पेंटोस एक 5 कार्बन का शुगर होगा, हेक्सोस 6 कार्बन का शुगर होगा, हेप्टोस 7 कार्बन का शुगर होगा, ठीक है। तो ये मोनोसेक्राइड्स हो गए। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड्स कौन कौन है हमारे? अमीनो एसिड, जैसे अमीनो शुगर हो गया, डीऑक्सी शुगर्स हो गया, एल एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, जिसको देखो विटामिन सी को एल एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि विटामिन सी का दूसरा नाम एल एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। अब हम बात करेंगे ऑलिगोसेक्राइड्स की। ऑलिगोसेक्राइड्स देखो, ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू। जैसे कि 2 से 10 मोनोसेक्राइड जब आपस में कंबाइन करते हैं ना, 2 से 10 कंबाइन करते हैं तो हमें ऑलिगोसेक्राइड देते हैं। या फिर ये कह सकते हो आप कि एक ऑलिगोसेक्राइड जब टूटता है, जब हाइड्रोलाइज किया जाता है, तो हमें 2 से 10 नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स वो देता है हमें। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट द ऑलिगोसेक्राइड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड एट डाइसेक्राइड्स एंड ट्राइसेक्राइड्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब ऑलिगोसेक्राइड्स को हम लोग डाइसेक्राइड या फिर ट्राइसेक्राइड में भी तोड़ सकते हैं। अगला हमारा एमंग द ऑलिगोसेक्राइड डाइसेक्राइड्स आर द मोस्ट कॉमन, ठीक है। अब देखो डाइसेक्राइड मोस्ट कॉमन है, ये हमारे 2 प्रकार से होता है। पहला हो सकता है हमारा रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड, दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड। आप इस टॉपिक पे कुछ भी ना पढ़ो बट ये टॉपिक आप जरूर पढ़ना, क्योंकि यार सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से कि हमें बताइए, आप हमें रिड्यूसिंग शुगर का आपको कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, बोलेंगे कि बताइए इनमें से कौन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो। तो आप लोग याद रख लो सीधा क्या, कि रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है कि विद फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मौजूद होता है वो रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड होते हैं। एग्जाम्पल के माल्टोज और लैक्टोज। और नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है? जिनके पास कोई भी फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप नहीं होता है, जैसे कि सुक्रोज और टेट्रोज, ठीक है। ये टेट्रोज होगा, आप लोग इसको सही कर लेना, ठीक है, सुक्रोज या फिर टेट्रोज। अगला है हमारा पॉलीसेक्राइड। देखो पॉली का मतलब ये होता है अधिक, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा क्या कह सकते, मतलब कि कई सारे, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मेनी। और पॉलीमर्स, देखो मर मतलब होता है यूनिट और पॉली मतलब होता है कई, ठीक है। तो कई यूनिट से मिल करके पॉलीसेक्राइड बनाता है। और पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट विद हाई मॉलिक्यूलर वेट अप टू मिलियंस, देख रहे हो, मिलियंस में इनकी संख्या होती है। दे आर यूजली टेस्टलेस, इनको हम लोग नॉन शुगर भी कहते हैं। एंड ऑफ फॉर्म कोलाइड विद वाटर, और जब पानी के साथ इनको हम घोलते हैं या फिर मिलाते हैं तो ये कोलॉइड्स बनाते हैं। पॉलीसेक्राइड आर 2 टाइप्स, पहला होमोपॉलीसेक्राइड, दूसरा हेट्रोपॉलीसेक्राइड। एग्जांपल के तौर पे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। होमोपॉलीसेक्राइड का मतलब कि जो भी इनमें मोनोमर है ना वो सब एक ही टाइप के हों, ठीक है। अगर ये ग्लूकोज से मिलकर के बनाया तो ये सब का सब ग्लूकोज से ही बना रहेगा। अगर गैलेक्टोज से मिलकर बनाया तो गैलेक्टोज से बना रहेगा, ठीक है। लेकिन ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड क्या हुआ कि मतलब इनमें कई टाइप्स के मिलकर, मतलब कि एक जगह पे तुम्हारा ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया और माल्टोज हो गया, मतलब सब कुछ मिल करके बिल्कुल खिचड़ी होगी,
ठीक है, तो वो हमारा हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहलाएगा। हमारा दूसरा क्लास है लिपिड। लिपिड में भी रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर। यार लिपिड्स का मतलब जानो, लिपिड का मतलब तेल जैसा होता है, ठीक है। ये तो तेल पानी में इनसॉल्युबल होता है, बट ये देखो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्व हो सकता है, जैसे कि अल्कोहल में, ईथर हो गया एटसेट्रा, इनमें ये सॉल्युबल होगा एक्चुअली और पोटेंशियली related to fatty acid and utilized by the living cells. Unlike the polysaccharides, protein and nucleic acids, lipids are not polymer, ठीक है, they are mostly small molecules। देखो लिपिड पॉलीमर नहीं होते हैं, बट लिपिड सिंगल यूनिट भी नहीं होती है ना, तो मतलब कि लिपिड की यूनिट काफ़ी छोटी होती है। जैसे कि देखो पॉलीमर में मिलियंस ऑफ यूनिट आपस में जुड़ी हुई थी, ठीक है, इसमें मिलियंस ऑफ यूनिट जुड़ी हुई थी, तो यार मिलियंस के अकॉर्डिंग 1000 या 100 या 10,000 तो एक छोटी वैल्यू हुई ना, तो उतने के आसपास लिपिड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखो लिपिड के फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है, लिपिड परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्या क्या? पहला है हमारा दे आर कंसनट्रेटेड फ्यूल रिजर्व फॉर द बॉडी, ठीक है, ये जो हमारे अंदर जो फ्यूल, ये कंसनट्रेटेड फ्यूल रिजर्व होता है हमारी बॉडी में। एग्जांपल है जैसे कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। दूसरा पॉइंट है हमारा कि लिपिड्स जो होते हैं आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड रेगुलेट द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। देखो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी क्या होता है, मतलब कि एक मेम्ब्रेन के आर पार जाने की जो टेंडेंसी होती है ना, ठीक है, मतलब किसी को जाने देना है कि नहीं जाने देना, ये परमेबिलिटी कहलाती है। तो ये मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को भी ये देखता है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल्स हो गए। दे सर्व एज सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। ये फैट सॉल्युबल विटामिन का एक सोर्स की तरह होता है। एग्जांपल के तौर पे ए डी ई के, देखो जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के जो होते हैं ना, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट एज सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड प्रोजेस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, ये सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स भी होते हैं, और ये स्टेरॉयड हार्मोन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के को एक तौर से क्या कर सकते हैं कि ये इनके मतलब ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब ये इनमें पाए जाते हैं, लिपिड्स जो होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की। तो सबसे पहला होता है हमारा सिंपल लिपिड, इसको ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, ठीक है। अगर आप फैटी एसिड के जो ईस्टर्स हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाओगे तो आपको सिंपल लिपिड मिलेगा। दीज आर टू टाइप्स, पहला है फैट और ऑयल और दूसरा है वैक्स हमारा, ठीक है। फैट और ऑयल को आप लोग ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कह सकते हो। दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल इज ओनली फिजिकल, दस ऑयल इज अ लिक्विड वाइल फैट इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब इसमें कुछ बताना है, ठीक है, बता देते हैं। एक्चुअली इसको भी देख लेते हैं क्या है लिखा हुआ है कि दीज ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल इज ओनली फिजिकल। अब देखो फैट और ऑयल के ये जान लो कि बस ये टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, ठीक है। फैट जो होता है वो रूम टेम्परेचर की बात करें, ऑयल देखो ऑयल थोड़ा सा लिक्विड टाइप होता है, ठीक है, लेकिन घी रूम टेम्परेचर पे घी जो होता है वो हल्का सॉलिडिफाई होता है ना, तो एक फैट होता है, ठीक है। तो सिर्फ फिजिकल फॉर्म में इनके डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ इनका सेम होता है, ठीक है। देखो ऑयल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, लेकिन जो फैट होता है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, सॉलिड होता है। वैक्स क्या होता है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। अगर हम लोग ग्लिसरॉल के साथ ले लेंगे तब तो हमें फैट और ऑयल मिल जाएगा, बट अगर ग्लिसरॉल के साथ न लेकर के किसी भी अदर अल्कोहल के साथ ले लेंगे तो हमें वैक्स मिलेगा। जैसे कि वो देख लो कैंडल, मोमबत्ती, वो भी तो एक वैक्स ही होता है। दूसरे हमारे कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड लिपिड्स, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप सच एज फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेस, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो हमें कॉम्प्लेक्स या फिर एक कंपाउंड लिपिड देखने को मिलता है। तीसरे हमारे डिराइव्ड लिपिड, नाम से पता चलता है दूसरे लिपिड से अगर हम इन्हें डिराइव करेंगे तो इनका नाम पड़ेगा डिराइव्ड लिपिड। दीज आर डिराइव्ड ऑब्टेन ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 लिपिड्स, मतलब कि इन दो ग्रुप्स के, पहला सिंपल लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस से और कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड लिपिड की हाइड्रोलिसिस से हमें डिराइव्ड लिपिड देखने को मिलता है। विच पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिपिड, दीज इंक्लूड, जिसमें ग्लिसरॉल भी होते हैं, अदर अल्कोहल भी होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, मोनो डाई एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल विटामिन होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन होता है और कीटोन बॉडीज होती हैं।
अगला है हमारा मिसलिनियस लिपिड्स। ये क्या है? दीज इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड पोजेसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड। एग्जाम्पल के तौर पे कैरोटेनॉइड्स, हाइड्रोकार्बन सच एज पेंटासेन, ये बी वैक्स में पाया जाता है, और टर्पीन्स एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारे मिसलिनियस लिपिड्स होते हैं। आखिरी है हमारा न्यूट्रल लिपिड्स। हाँ ठीक है, ये हमारा आखिरी है न्यूट्रल लिपिड्स। दीज लिपिड्स विच आर अनचार्ज्ड and referred to as neutral lipids. These are mono, di and triglycerols, cholesterols and cholesterol esters. ठीक है, तो इनको हम लोग नेचुरल लिपिड्स कहते हैं। तीसरा क्लास है हमारा अमीनो एसिड का क्लास। ये देखते हैं, द कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप NH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स। ठीक है, इन्हें हम लोग अमीनो एसिड्स कहते हैं। देखो अमीनो एसिड्स बेसिकली होता क्या है? अमीनो एसिड्स ये होता है, एक साइड पे आप NH2 लगा दो, एक साइड पे आप COOH ग्रुप लगा दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा और ये हमारा खाली रहता है। ठीक है, ये पोजीशन खाली रहता है, ये अमीनो एसिड हो गए। अब इसी खाली पोजीशन पे आपके ग्रुप जुड़ते चले जाएंगे और आपके अमीनो एसिड बनते चले जाएंगे। ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज 10 अमीनो एसिड्स, जिनको हम लोग नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। देखो नॉन एसेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में ही बनते हैं, तो इन्हें हम लोग नॉन एसेंशियल कहते हैं। द रिमेनिंग 10 अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। टोटल अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिनमें से 10 जो होते हैं, ठीक है, 10 जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बनते हैं और 10 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, इसलिए इनको एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाते हैं। जैसे कि फिनाइल एलानिन, हिस्टीडीन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और लाइसिन। ठीक है, कितना है हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे इसेंशियल्स होते हैं। अगला हमारा पेप्टाइड्स आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 और मोर अमीनो एसिड। देखो जब 2 अमीनो एसिड्स की यूनिट आपस में कंडेंस हो गए तो ये हमारे पेप्टाइड्स बनाते हैं। यार तुम ऊपर जाओ ना प्लीज़, ये पेप्टाइड्स बनते हैं। प्रोटीन्स क्या होता है? कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ मेनी अमीनो एसिड मोर देन 10,000 इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड। इसी को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं और इसी को हम लोग, एंड दोज पॉलीपेप्टाइड्स विच हैव अ मॉलिक्यूलर मास मोर देन 10,000 ऑफ प्रोटीन। अब देखो अगर सिर्फ 2 हमारी यूनिट आपस में जुड़े तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पेप्टाइड कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही करीब 10,000 से ज़्यादा या फिर करीब 10,000 के आसपास आपस में जुड़ गए तो हमारे ये प्रोटीन कहलाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये क्या है? देखो प्रोटीन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर और तीसरा होता है हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जैसे आप लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो तो सेकेंडरी बन जाता है, और सेकेंडरी को भी आप थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दो तो फिर ये टर्सरी बन जाता है। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर इट सिंपली रिवील्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें आप अमीनो एसिड के सीक्वेंस को बता सकते हो। जैसे कि एक अमीनो एसिड ये रहा, फिर 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 ये रहा। ठीक है, इसी तरीके से ये आपके सीक्वेंस को बता रहा, तो ये प्राइमरी अमीनो एसिड हो गया। अब हम लोग इसी को हेलिक्स के फॉर्म में लेते हैं, इस तरीके से इस फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हेलिक्स का फॉर्म है, तो ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर्स व्हेन आर इज ए स्मॉल ग्रुप। ठीक है, ये देखो या फिर ये आपको अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा या फिर ये आपको बीटा प्लीटेड शीट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, बीटा प्लीटेड शीट कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये कुछ आपको इस तरीके से शीट लाइक देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको इस तरीके से कुछ शीट लाइक देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर आर द फोल्डिंग्स एंड सुपर इम्पोजिशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म ए कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर स्पेस termed as tertiary structure. It is stabilized by covalent ionic hydrogen and disulfide bond. जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ना, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और मोड़ देते हो, कई सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को आपस में कंबाइन कर दो तो टर्सरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये फोल्डिंग्स होते हैं, इनको सुपर इम्पोजिशन का मतलब इनको बहुत टाइटली आपस में बाउंड करके रखा जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स को। किसके थ्रू? देखो इसको आखिर यार आप किसी चीज़ को
बार बार मोड़ते जा रहे हो तो उसको पकड़ने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए किसी फोर्स की आवश्यकता तो होगी ना। तो वो फोर्स यहाँ पे चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, आयनिक हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब इनके क्लासिफिकेशंस और फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमारा फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। एंजाइम्स सर्व बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जैसे कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन हमने स्टार्टिंग में देखा था। और क्या हमारे पास हार्मोन, इंसुलिन हमारा एक हार्मोन है। ठीक है, और क्या हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, फाउंड इन मसल्स, ये मसल्स में पाया जाता है, जैसे कि एक्टिन हो गया और मायोसिन हो गया। एंटीबॉडीज गामा ग्लोबुलिन्स प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, ये एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज हमारी कितनी होती है? 5 होती हैं। IgG होता है, IgA होता है, IgE होता है, IgM होता है। ठीक है, इस तरीके से होती हैं। उसके बाद हमारे पास ब्लड प्रोटीन हो गया, एल्ब्यूमिन्स हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, फिब्रिनोजन हो गया, हमारे ब्लड प्रोटीन हो गए। डीनेचुरेशन प्रोटीन क्या होता है कि जब आप प्रोटीन को हीट करते हो, जब प्रोटीन को हीट को प्रोवाइड करते हो या फिर उसे टेम्परेचर देते हो तो प्रोटीन टूटने लगती है। प्रोटीन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड या फिर जो कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड होते हैं वो टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन वापस से अपने पुराने वाले फॉर्म में जाने लगते हैं। जैसे कि टर्सरी प्रोटीन को जब आप हीट करोगे वो सेकेंडरी बन जाएगी, और हीट करोगे फिर वो प्राइमरी बन जाएगी और टूट जाती है इस तरीके से। द प्रोसेस दैट चेंजेस द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ नेटिव प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इट कैन बी कॉज्ड बाय चेंज इन pH and addition of electrolyte, heating, addition of solvent like water, alcohol and acetone। ठीक है, मैंने तो सिर्फ आपको हीटिंग के लिए बताया था, बट इसमें आप pH ऐड कर, मतलब किसी एसिड को ऐड करके भी कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया आपने, पानी डाल दिया, अल्कोहल डाल दिया, एसीटोन डाल दिया, तो इससे भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। अब देखो, और प्रोटीन के टेस्ट को कैसे पता करते हैं कि मतलब इस कंपाउंड में, इस चीज़ में प्रोटीन है कि नहीं है, तो उसके लिए 4 टेस्ट होता है। पहला होता है ब्यूरेट टेस्ट, दूसरा होता है मिलियन टेस्ट, तीसरा होता है आयोडीन रिएक्शन, चौथा होता है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। देखो, पहले ब्यूरेट टेस्ट में क्या करते हैं, हम लोग प्रोटीन के सॉल्यूशन को लेते हैं, उसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, फिर उसमें लोग डाइल्यूट कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को डालते हैं। अगर पिंक या फिर वॉयलेट कलर हमें देखने को मिलता है, मतलब कि प्रोटीन उसमें मौजूद है। मिलियन टेस्ट में हमने प्रोटीन सॉल्यूशन बनाया, मिलियंस रिएजेंट डाला, पिंक कलर दिखा, मतलब कि प्रोटीन मौजूद है। अब मिलियंस रिएजेंट क्या होता है? मिलियन रिएजेंट एक सॉल्यूशन होता है किसका? मरकरिक नाइट्रेट का और नाइट्राइट का। देखो, मरकरिक नाइट्रेट का और नाइट्राइट का, इन नाइट्रिक एसिड कंटेनिंग ट्रेस नाइट्रोजनस नाइट्रस एसिड। ठीक है, उसमें कुछ अमाउंट में, बहुत ही ट्रेस में नाइट्रस एसिड का रहेगा। अगला है हमारा आयोडीन रिएक्शन। हमने फिर से प्रोटीन सॉल्यूशन को उठाया, उसमें हम लोग आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाला, अगर येलो कलर मिला तो मतलब प्रोटीन है। अगला है हमारा ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। इसमें हम लोग प्रोटीन सॉल्यूशन में कंसनट्रेटेड HNO3 को मिलाया, अगर येलो कलर मिला फिर हमने उसमें क्या डाला? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और ऑरेंज कलर मिला। ठीक है, ऑरेंज कलर मिला तो मतलब कि प्रोटीन मौजूद है। अगला है हमारे एंजाइम्स। एंजाइम्स constitute a group of complex proteinoid compounds produced by living organism which catalyzes the chemical reaction. Non-proteaceous components enhance the activity of certain enzymes and are known as coenzymes. These include metal like manganese, magnesium, potassium, sodium, zinc, cobalt, etc. देखो, एंजाइम्स क्या होता है ना, ये वो ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीनॉइड कंपाउंड्स होते हैं, वो ग्रुप ऑफ प्रोटीनॉइड कंपाउंड्स होते हैं जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर डाले जाए तो केमिकल रिएक्शन को वो कैटालाइज करते हैं, मतलब कि उसकी रिएक्शन की स्पीड को ये बढ़ा देते हैं, वो हमारे एंजाइम्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो किसी एंजाइम का मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, मतलब एंजाइम काम कैसे करता है, तो सबसे पहले एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो टूटता है, तो इसमें से हमारा प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अलग हो जाता है। फिर ये एंजाइम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वापस से क्या करता है? सबस्ट्रेट को लेता है, किसी दूसरे सबस्ट्रेट को लेता है, फिर से एंजाइम सबस्ट्रेट बनाता है, फिर प्रोडक्ट बनाता है और इसी तरीके से चलती रहता है प्रोसेस। अगला हमारे पास न्यूक्लिक एसिड और उसके फंक्शन। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है न्यूक्लिक एसिड। प्रेजेंट इन द लिविंग सेल में पाया जाता है ये, और बैक्टीरिया सेल्स में पाया जाता है, बट नो न्यूक्लियस। ठीक है, एंड इन वायरस हैविंग नो सेल्स।
देखो बैक्टीरियल सेल्स में कैसे पाया जाएगा, उन बैक्टीरियल सेल्स में जिनमें कोई न्यूक्लियस ना हो, या फिर उन वायरसेस में जिनमें कोई सेल्स ना हो। ठीक है, न्यूक्लिक का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन की डायरेक्ट सिंथेसिस करवाता है और दूसरा ट्रांसफर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। पहला होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को पानी के साथ हमने ऐड किया तो हमें फास्फोरिक एसिड मिला, साथ ही साथ हमें डीऑक्सीराइबोज मिल गया और एजीटीसी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, ये हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। और जस्ट थायमिन की जगह ही आप यूरासिल लगा दोगे तो आपको आरएनए में देखने को मिलेगा। ठीक है, आरएनए में आपको थायमिन नहीं देखने को मिलता और डीएनए में आपको यूरासिल देखने को नहीं मिलता। आरएनए प्लस वाटर हमें फास्फोरिक एसिड देगा, प्लस राइबोज शुगर दे देगा और हमें एजीसीयू दे देगा, मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देखो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इस तरीके से होता है। देखो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ये है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं। कैसे होता है ये, राइट हैंडेड हेलिकल स्पाइरल होते हैं विद 10 बेसेस। देखो अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में ना इनमें 10 बेसेस पाए जाएंगे, इस तरीके से इनमें 10 बेसेस पाए जाएंगे। ठीक है, 10 बेसेस इन 1 टर्न ऑफ द स्पाइरल, मतलब कि एक स्पाइरल लेने का मतलब है कि एक 360 डिग्री कवर करने पे ये 10 बेस पेयर को कवर करते हैं। ठीक है, ए 360 टर्न लेने पे ये 10 बेस पेयर को कवर करते हैं। द 2 चेन्स कॉइल टू डबल हेलिक्स एंड रन इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये देखो, अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम चल रहा है तो ये बंदा हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलेगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब यही है। दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये आप ये जो बॉन्डिंग दिख रही है ना, ये सब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ही स्टेबलाइज होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए क्या होता है भाई साहब, इट इज़ यूजुअली अ सिंगल स्ट्रैंड। इसमें देखो ये सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड का होता है ये। एंड टेक अप राइट हैंडेड हेलिकल कन्फर्मेशन, ये भी राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। अप टू 12,000 न्यूक्लियोटाइड कॉन्स्टिट्यूट्स आरएनए। इट कैन बेस पेयर विद कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए और आरएनए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैंड बेस पेयरिंग रूल्स। जी पेयर विद सी, देखो ऐसे होता है, जी पेयर विद सी विद ट्रिपल बॉन्ड एंड ए पेयर विद टी विद डबल बॉन्ड, एटीजीसी। इस तरह क्या होता है, एटीजीसी क्या, एटीजीसी मतलब एडेनिन पेयर विद थायमिन विद डबल बॉन्ड, गुआनिन पेयर विद साइटोसिन विद ट्रिपल बॉन्ड। द पेयर्ड स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए एंड आरएनए डीएनए आर एंटी पैरेलल एज इन डीएनए। ठीक है, अगर 3 प्राइम 5 प्राइम चला है तो उसका दूसरा वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलेगा। अगला हमारा विटामिन। The organic compound other than carbohydrate, protein and fats which are required by the body to maintain normal health, growth, nutrition are called vitamins. इन सभी चीज़ों के अलावा किसके अलावा, कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दो, प्रोटीन को छोड़ दो, फैट को छोड़ दो, इसके अलावा जो भी चीज़ें हमारे नॉर्मल बॉडी मेंटेनेंस को बनाने के लिए लगती हैं वो विटामिन होती हैं। विटामिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय लेटर्स सच एज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है वाटर सॉल्युबल, दूसरा होता है ऑयल सॉल्युबल। विटामिन ए, डी, ई, के ये चारों जो होता है ये ऑयल सॉल्युबल होते हैं, बाकी के जितने होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। विटामिन एच इज नाइदर फैट सॉल्युबल नॉर वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो हमने यहाँ पे अपना सेल साइकिल और सेल डिवीजन और बायोमॉलिक्यूल्स 1 शॉट में करीब 40 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग आपसे मिलेंगे किसी अगले चैप्टर के वीडियो को लेकर के 1 शॉट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले सारे चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियो आप लोगों को दे दिए जाएँ। ठीक, और आई होप आप लोग जो हम 10 कदम का सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है 10 कदम, उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपके लिए हम लोग करवा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।